की निराशा कम से कम देश पर नहीं थोपनी चाहिए। मैं जानता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ गुजरात में एक बात है, शरद राव जानते होंगे, वो यहाँ महाराष्ट्र में भी होगा। कहते हैं कि जब हरियाली होती है, खेतों हरे भरे होते हैं, और किसी ने वो हरी भरी हरियाली देखी हो और उसी समय बाय एक्सीडेंट अगर उसकी आंखें चली जाए तो जीवन भर उसको वो हरे वाला आखिरी जो चित्र है वो रहता है। वैसा 2013 तक के जो दुर्दशा में गुजारा और 14 में अचानक देश की जनता ने जो रोशनी की, उसमें जो आंखें किसी की चली गई हैं, उनको पुराने दिन ही दिखते हैं। आदरणीय सभापति जी, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, महाजनों येन गतः स पंथाः, अर्थात महाजन लोग, बड़े लोग जिस पथ पर जाते हैं वही मार्ग अनुकरणीय होता है। मैं आदरणीय सभापति जी इस सदन में एक बात करना चाहता हूं। यहां कोई भी हो, किसी दिशा में बैठा हो, उधर हो, यहां हो, कोई भी हो, लेकिन जनप्रतिनिधि अपने आप में छोटा हो बड़ा हो, क्षेत्र का लीडर होता है, नेतृत्व करता है। वो जो भी उसका कमांड एरिया होगा, वहां के लोग उसको देखते हैं, उसकी बातों को फॉलो करते हैं। और ऐसा सोचना ठीक नहीं है कि हम सत्ता में हैं तो लीडर, और वहां बैठ गए तो अरे रे क्या हो गया, ऐसा नहीं होता है। कहीं पर भी आप हैं, अगर जनप्रतिनिधि हैं, आप सच्चे अर्थ में लीडर है। और लीडर अगर इस प्रकार से सोचेगा, ऐसी निराशा से भरा हुआ लीडर होगा, तो क्या होगा भाई? क्या यहां बैठे तभी देश की चिंता करनी और वहां बैठे तो देश के अपने क्षेत्र के लोगों की नहीं करनी? ऐसा होता है क्या? किसी से नहीं सीखते तो शरद राव से सीखो। मैंने देखा है शरद राव इस उम्र में भी अनेक बीमारियों के बीच भी क्षेत्र के लोगों को प्रेरणा देते रहते हैं। हमें निराश होने की जरूरत नहीं भाई। और क्योंकि आप अगर निराश होते हैं तो आपका जो क्षेत्र भले अब धीरे कम हो गया होगा, लेकिन जो भी होगा बैठ के रनिंग कमेंट्री करना उचित नहीं है, पद्धति में नहीं है। हम सबका दायित्व है। सुनिए क्या है, बाद में जब आपको मौका मिला आपने बोला। ठीक है, ठीक है, करके जी आपको बुलाया। ठीक ठीक, नहीं ये तो ये रिकॉर्ड में जाएगा नहीं। ये रिकॉर्ड में नहीं जा रहे, अननेसेसरी। प्लीज। खड़गे जी, आप भी अधीर रंजन जी जैसी गलती करते हैं। आप थोड़ा पीछे देखिए, जयराम जी ने पीछे जाकर के 2-3 लोगों को तैयार किया हुआ है इस काम के लिए। आप इस प्रतिष्ठा से रहिए, पीछे है, रखा है व्यवस्था। जयराम जी खास जाकर के बाहर जाकर के सूचना लेकर के आए, समझा रहे थे। अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। आप सम्मानीय नेता है।
आदरणीय सभापति जी, सत्ता किसी की भी हो, सत्ता में कोई भी हो, लेकिन देश के सामर्थ्य को कम नहीं आंकना चाहिए। हमने देश के सामर्थ्य का पूरे विश्व के सामने खुले मन से गौरवगान करना चाहिए। देश के लिए बहुत आवश्यक होता है। आदरणीय सभापति जी, सदन में हमारे एक साथी ने कहा, वैक्सीनेशन इज नॉट अ बिग डील। वैक्सीनेशन इज नॉट अ बिग डील। मैं ये देखकर हैरान हूं, कुछ लोगों को भारत की इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं लग रही है। एक साथी ने यह भी कहा कि टीकाकरण पर व्यर्थ खर्च हो रहा है। ये देश सुनेगा तो क्या लगेगा ऐसे लोगों के लिए। आदरणीय सभापति जी, कोरोना जब से मानव जात पर संकट में पैदा कर रहा है, सरकार ने देश और दुनिया में उपलब्ध हर संसाधन जुटाने के लिए भरपूर कोशिश की है। हमारे देश के नागरिकों की रक्षा करने के लिए जितना भी हमारी सामर्थ्य था, समझ थी, शक्ति थी, और सबको साथ लेकर के चलने का हमने प्रयास किया है। और जब तक महामारी रहेगी, तब तक सरकार गरीब से गरीब परिवार का जीवन बचाने के लिए जितना खर्च करना पड़ेगा, खर्चा करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन कुछ दल के बड़े नेता बीते 2 सालों में उन्होंने जो अपरिपक्वता दिखाई है, उससे देश को भी बहुत निराशा हुई है। हमने देखा है कि कैसे राजनीतिक स्वार्थ में खेल खेले गए हैं। भारतीय वैक्सीन के खिलाफ मुहिम चलाई गई। थोड़ा सोचिए, जो पहले आपने कहा था, आज जो हो रहा है, उसको थोड़ा दोनों साथ मिलाकर देखिए। हो सकता है सुधार की संभावना हो तो कुछ काम आ जाएगा। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता जागरूक है और मैं देश की जनता का अभिनंदन करता हूं कि उनके हर छोटे मोटे नेताओं ने ऐसी गलती की तो भी उसने इस संकट के समय ऐसी बातों को कान पर लिया नहीं और वैक्सीन के लिए कतार में खड़े रहकर के वैक्सीन दे दी। अगर ये न हुआ होता तो बहुत बड़ा खतरा हो जाता। लेकिन अच्छा हुआ, देश की जनता कुछ नेताओं से भी आगे निकल गई। ये देश के लिए अच्छा है। आदरणीय सभापति जी, इस पूरा कोरोना कालखंड एक प्रकार से फेडरल स्ट्रक्चर का उत्तम उदाहरण मैं कह सकता हूं। 23 बार शायद किसी एक प्रधानमंत्री को एक कार्यकाल में मुख्यमंत्रियों की इतनी मीटिंग करने का अवसर नहीं आया होगा। मुख्यमंत्रियों के साथ 23 मीटिंगें की गई और विस्तार से चर्चाएं की और मुख्यमंत्रियों के सुझाव और भारत सरकार के पास जो जानकारियां थी उसमें मिलजुल करके, क्योंकि सदन में राज्यों से जुड़े हुए वरिष्ठ नेता यहां बैठे हैं और इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। 23 मीटिंगें करना इस कालखंड में और विस्तार से चर्चा करके रणनीति बनाना और सबको ऑन बोर्ड लेकर के चलना, और चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या स्थानीय स्वराज की संस्था की इकाइयां हो, सबने मिलकर के प्रयास किया है। हम किसी की योगदान को कम नहीं आंकते हैं, हम तो इसको देश की ताकत मानते हैं। लेकिन आदरणीय सभापति जी, कभी आत्मचिंतन करने की जरूरत है कुछ लोगों को। जब कोरोना की ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई
सरकार की तरफ से विस्तार से प्रेजेंटेशन देना था और एक तरफ से कोशिश की गई कि कुछ दल न जाए, उनको समझाने की कोशिश हुई और खुद भी नहीं आए, ऑल पार्टी मीटिंग का बहिष्कार किया। और मैं शरद राव जी का फिर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। शरद राव जी ने कहा, देखिए भाई, ये कोई यूपीए का निर्णय नहीं है, मैं जिसको कह सकता हूं मैं कहूंगा। और शरद राव जी आए, बाकी टीएमसी सहित सभी दल के लोग आए और उन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव भी दिए। ये संकट देश पर था, मानव जात पर था, उसमें भी आपने बहिष्कार किया। ये पता नहीं आपके एडवाइजर कौन है, कौन कहां से आप सलाह लेके आते हैं, आपका भी नुकसान कर रहे हैं जी। देश रुका नहीं, देश चल पड़ा, आप अटक गए और हर एक को आश्चर्य हुआ। सब लोग, आप दूसरे दिन के अखबार देख लीजिए, क्या आपकी आलोचना हुई है, क्यों ऐसा किया, इतना बड़ा काम। लेकिन आदरणीय सभापति जी, हमने होलिस्टिक हेल्थ केयर पर फोकस किया। आधुनिक चिकित्सा परंपरा, भारतीय चिकित्सा पद्धति, दोनों को आयुष मंत्रालय ने भी समय बहुत काम किया। सदन में कभी कभी ऐसे मंत्रालयों की चर्चा भी नहीं होती है, लेकिन ये देखना होगा, आज विश्व में हमारे आंध्र तेलंगाना के लोग बताएंगे, हमारी हल्दी का एक्सपोर्ट जो बढ़ रहा है, वो इस कोरोना ने लोगों को भारत की उपचार पद्धति पर आकर्षित किया, उसका परिणाम। दुनिया के लोगों, आज कोरोना कालखंड में भारत ने अपने फार्मा उद्योग को भी सशक्त किया है। पिछले 7 साल में हमारा जो आयुष का उत्पादन है, उसका एक्सपोर्ट बहुत बड़ा है और नए नए डेस्टिनेशन में पहुंच रहा है। इसका मतलब कि भारत की ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, उसने विश्व में अपनी एक पहचान बनाना शुरू किया है। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग जहां जहां हमारा परिचय हो, इस बात को बल दें, क्योंकि इस क्षेत्र हमारा दबा हुआ है। अगर हम थोड़ा उसको और ऐसे समय है कि स्वीकृति बन जाएगी, तो हो सकता है कि भारत की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन की परंपरा है, ताकत है, वो दुनिया में पहुंचेगी और काम होगा। आदरणीय सभापति जी, आयुष्मान भारत के तहत 80,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आज कार्यरत है और हर प्रकार की आधुनिक से आधुनिक सेवाओं करने के लिए उनको सजाया जा रहा है। ये सेंटर गांव और घर के पास ही फ्री टेस्ट समेत बेहतर प्राइमरी हेल्थ केयर सुविधा दे रहे हैं। ये सेक्टर कैंसर, डायबिटीज और दूसरी गंभीर बीमारियों को शुरुआत में ही डिटेक्ट करने के में मदद कर रहे हैं। 80,000 सेंटर बने हैं और इसको हम और बढ़ाने की दिशा में तेज गति से काम कर रहे हैं। यानी बहुत महत्वपूर्ण बीमारियों में भी, गंभीर बीमारियों में भी उनको स्थानीय स्तर पर मदद मिलने की संभावना है। आदरणीय सभापति जी, वैसे पुरानी परंपरा ये थी कि बजट के पहले कुछ टैक्स लगा दो ताकि बजट में चर्चा न हो, बजट में दिखे नहीं और उस दिन शेयर मार्केट गिर न जाए। हमने ऐसा नहीं किया, हमने उल्टा किया। हमने बजट के पहले 64,000 करोड़ रुपए पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत क्रिटिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए राज्यों के अंदर बांटे। अगर ये चीज हम बजट में रखते तो और बहुत बड़ा बजट शानदार दिखता, शानदार तो है ही है, और शानदार दिखता। लेकिन हम उस मोह के में रखने के बजाय कोरोना के समय इसकी तत्काल व्यवस्था करने के लिए हमने पहले इसको किया और 64,000 करोड़ रुपए हमने इस काम के लिए दिए। आदरणीय सभापति जी, इस बार खरगे जी बड़ा विशेष बोल रहे थे और कह रहे हैं कि मुझे तो कह रहे हैं कि मैं उस पर बोलूं, इधर उधर ना बोलूं, लेकिन वो क्या बोले हैं
उसको भी एक बार चेक कर लिया जाए। सदन में कहा गया कि कांग्रेस ने भारत की बुनियाद डाली और भाजपा वालों ने सिर्फ झंडा गाड़ दिया। आदरणीय सभापति जी, ये सदन में ऐसे ही हंसी मजाक में कही गई बात नहीं थी। ये उस गंभीर सोच का परिणाम है और वही देश के लिए खतरनाक है। और वो है, कुछ लोग यही मानते हैं कि हिंदुस्तान 1947 में पैदा हुआ और उसी के कारण ये समस्या होती है। और इसी सोच का परिणाम है कि भारत में पिछले 75 साल में जिसको काम करने का 50 साल मौका मिला था, उनकी नीतियों पर भी इस मानसिकता का प्रभाव रहा है और उसी के कारण कई विकृतियां पैदा हुई है। ये डेमोक्रेसी आपकी मेहरबानी से नहीं है, हमारे कुर्बानी से। और आपको 1975 में डेमोक्रेसी का गला घोंटने वालों को डेमोक्रेसी का गौरव प्राप्त। आदरणीय सभापति जी, ये 47 में पैदा हुए हैं ना, ऐसी जो सोच वाले लोग हैं, उन्होंने एक बात दुनिया के सामने गाजे बाजे के साथ कहनी चाहिए थी, वो कहने से कतरा गए। हमें गर्व के साथ कहना चाहिए था कि भारत मदर इंडिया, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी डिबेट ये भारत में सदियों से चल रहा है और कांग्रेस की कठिनाई ये है, डायनेस्टी के आगे उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं, ये उनकी परेशानी है। और पार्टी में जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना, वो जरा समझे, भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा परिवारवादी पार्टियों का है, ये मानना पड़ेगा। और पार्टी में भी जब कोई परिवार सर्वोपरि होता है, तब सबसे पहली कैजुअलिटी, जब पार्टी में भी कोई एक परिवार सर्वोपरि हो जाता है, तो सबसे पहली कैजुअलिटी टैलेंट की होती है। देश ने अरसे तक इस सोच का बहुत नुकसान उठाया है। मैं चाहता हूं कि सभी राजनीतिक दल लोकतांत्रिक आदर्शों और मूल्यों को अपने दलों में भी विकसित करें, उसको समर्पित करें और हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी के रूप में कांग्रेस इसकी जिम्मेवारी ज्यादा उठाएं। आदरणीय सभापति जी, यहां पर यह कहा गया कि कांग्रेस न होती तो क्या होता। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, यही सोच का परिणाम है। आदरणीय सभापति जी, मैं जरा बताना चाहता हूं, यह कहा गया है, मैं सोच रहा हूं कि कांग्रेस ना होती तो क्या होता, क्योंकि महात्मा गांधी की इच्छा थी। क्योंकि महात्मा गांधी को मालूम था कि इनके रहने से क्या क्या होने वाला है, और इन्होंने कहा था पहले से इसको खत्म करो, इसको बिखेर दो। महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन अगर ना होती महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार, अगर हुआ होता, अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती, तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय
स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। सिखों का नरसंहार न होता। सालों साल पंजाब आतंकी आग में न जलता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। अगर कांग्रेस न होती तो बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएं न होती। अगर कांग्रेस न होती तो देश के सामान्य मानवी को घर, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, मूल सुविधाओं के लिए इतने सालों तक इंतजार न करना पड़ता। आदरणीय सभापति जी, मैं गिनता रहूंगा। खड़गे जी आपने भी 1 घंटा बोला। यू आर लीडर ऑफ द अपोजिशन। प्लीज अंडरस्टैंड। आदरणीय सभापति जी, 1 hour 6 minutes पद्धति नहीं है। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस जब सत्ता में रही देश का विकास नहीं होने दिया। अब विपक्ष में है तो देश के विकास में बाधा डाल रही है। अब कांग्रेस को नेशन पर भी आपत्ति है। नेशन पर आपत्ति है। यदि नेशन इसकी कल्पना गैर संवैधानिक है तो आपकी पार्टी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों रखा गया? अब आपकी ये नई सोच आई है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम बदल दीजिए और आप फेडरेशन ऑफ कांग्रेस कर दीजिए। अपने पूर्वजों की गलती जरा सुधार दीजिए। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, यहाँ पर नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड विदाउट माय परमिशन। आदरणीय सभापति जी, विदाउट माय परमिशन नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। एनी कमेंट? फेडरलिज्म को लेकर भी कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट सहित अनेक साथियों ने यहाँ बड़ी बड़ी बातें की। जरूरी भी है क्योंकि ये राज्यों के वरिष्ठ नेताओं का ये सदन है। लेकिन सभी साथियों को आदरणीय सभापति जी, This nothing will go on record except what is permitted by the chair. Whatever is permitted by the chair will only go on record. No comment, no noise, no demonstration will go on record. Please, बैठ जाइए. Please. The Prime Minister is intervening. I have permitted it. It will only go on record. रामदास जी, आप चिंता मत करिए। आप चिंता मत करिए। जो जाना है वो जाएगा। आप क्यों चिंता करते हैं? प्रधानमंत्री जी, yes. That is your comment, na? So let the people decide. When we speak, we don't bother about all this. धन्यवाद आदरणीय सभापति जी। लोकतंत्र में सिर्फ सुनाना ही नहीं होता है, सुनना भी लोकतंत्र का हिस्सा है।
लेकिन सालों तक उपदेश देने की आदत रखी है, इसलिए जरा बातें सुनने में मुश्किल हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, फेडरलिज्म को लेकर कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट सहित अनेक साथियों ने यहां कई विचारों को प्रस्तुत किया है और बहुत स्वाभाविक है, और इस सदन में इसकी चर्चा होना और स्वाभाविक है, क्योंकि यहां राज्य के वरिष्ठ नेता, उनका मार्गदर्शन इस सदन में हमें मिलता रहता है। लेकिन जब ये बात करते हैं, तब मैं आज सबसे आग्रह करूंगा कि हम फेडरलिज्म के संबंध में हमारे जो कुछ भी विचार हैं, कभी बाबा साहब आम्बेडकर को जरूर पढ़ें, बाबा साहब आम्बेडकर की बातों का स्मरण करें। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान सभा में कहा था, उसी को मैं कोट कर रहा हूं। और बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, ये फेडरेशन एक यूनियन है क्योंकि यह अटूट है। प्रशासनिक सुविधा हेतु देश और लोगों को विभिन्न राज्यों में विभाजित किया जा सकता है। प्रशासन के लिए विभिन्न राज्यों में विभाजित किया जा सकता है, लेकिन देश अभिन्न रूप से एक है। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्थाएं और नेशन की कल्पना को स्पष्ट किया है, और ये बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा है। मैं समझता हूं फेडरलिज्म को समझने के लिए बाबा साहब आम्बेडकर के इतने गहन विचारों से अधिक मैं समझता हूं कि मार्गदर्शन के लिए किसी बात की जरूरत है। लेकिन विशेषता यह है, क्या हुआ है हमारे देश में? फेडरलिज्म के इतने बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, इतने उपदेश दिए जाते हैं, हम क्या वो दिन भूल गए जब एयरपोर्ट पर जरा सी बातों के लिए मुख्यमंत्री हटा दिए जाते थे? आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री टी अंजय जी के साथ क्या हुआ था, ये सदन के अनेक नेता अच्छी तरह जानते हैं। प्रधानमंत्री के बेटे को एयरपोर्ट पर उनका प्रबंध पसंद नहीं आया तो उनको बर्खास्त कर दिया गया। इसने आंध्र प्रदेश के करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत किया था। इसी प्रकार कर्नाटका के लोकप्रिय मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटिल जी को भी अपमानित करके पद से हटाया गया था, वो तब जब वो बीमार थे। हमारी सोच कांग्रेस की तरह संकीर्ण नहीं है। हम संकीर्ण सोच के साथ काम करने वाले लोग नहीं हैं। हमारी सोच में राष्ट्रीय लक्ष्यों, राष्ट्रीय टारगेट और रीजनल एस्पिरेशंस, उसके बीच में हम कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखते हैं। हम मानते हैं कि रीजनल एस्पिरेशंस को उतने ही इज्जत के साथ एड्रेस करना चाहिए, समस्याओं का समाधान करना चाहिए। और भारत की प्रगति भी तब होगी जब देश विकास को ध्यान में रखते हुए रीजनल एस्पिरेशंस को एड्रेस करें। यह दायित्व बनता है। जब हम इस बात को कहते हैं देश को आगे बढ़ाना, लेकिन इसकी यह भी शर्त है कि जब राज्य प्रगति करते हैं तब देश की तरक्की होती है। राज्य प्रगति न करे और देश की तरक्की के लिए हम सोचे तो हो नहीं सकता है। और इसलिए पहली शर्त है राज्य प्रगति करे तब देश की तरक्की होती है। और जब देश की तरक्की होती है, देश समृद्ध होता है, देश के अंदर समृद्धि आती है, तो समृद्धि राज्यों में पर्कोलेट होती है और इसके कारण देश समृद्ध बनता है। इस सोच के साथ हम चलते हैं। और मैं तो जानता हूं, मैं गुजरात में था, मुझ पर क्या क्या जुल्म हुए हैं,
दिल्ली सरकार के द्वारा इतिहास गवाह है। क्या कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, गुजरात के साथ क्या 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 नहीं हुआ। लेकिन उस कालखंड में भी हर दिन, आप मेरे रिकॉर्ड देख लीजिए, मुख्यमंत्री के नाते मैं हमेशा एक ही बात कहता था कि गुजरात का मंत्र क्या है, देश के विकास के लिए गुजरात का विकास। हमेशा दिल्ली में किसकी सरकार है सोच करके नहीं करते थे, देश के विकास के लिए गुजरात का विकास। और यही फेडरलिज्म में हम सबका दायित्व यही बनता है कि हम देश के विकास के लिए अपने राज्यों का विकास करेंगे, ताकि दोनों मिलकर के देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। और यही तरीका सही तरीका है, उसी रास्ते पर चलना हमारे लिए जरूरी है। और ये बहुत दुखद है, जिनको दशकों तक सरकार चलाने का मौका मिला और उन्होंने राज्यों के साथ कैसे कैसे दमन किए थे। सब यहां बैठे हैं, भुक्तभोगी लोग बैठे हुए हैं, कैसे कैसे दमन किया था। करीब करीब 100 बार राष्ट्रपति शासन ला करके राज्य सरकार, चुनी हुई राज्य सरकारों को उखाड़ के फेंक दिया। आप किस मुंह से बातें कर रहे हो। और इसलिए लोकतंत्र का भी आपने सम्मान किया। और वो कौन प्रधानमंत्री है जिसने अपने कालखंड में 50 सरकारों को उखाड़ के फेंक दिया था, राज्य की 50 सरकारों को। आदरणीय सभापति जी, इन सारे विषयों के जवाब हर हिंदुस्तानी जानता है और उसी की सजा आज उनको भुगतनी पड़ रही है। देश उनको स्वीकार कर लेगा। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के हाईकमांड जो है, उनकी नीति 3 प्रकार से कामों को लेकर के चलती है। एक, पहले डिस्क्रेडिट करो, फिर डिस्टेबलाइज करो और फिर डिसमिस करो। इसी तरीके से अविश्वास पैदा करो, अस्थिर करो और फिर बर्खास्त करो। इन्हीं बातों को लेकर के चले हैं। आप जरा बताइए आदरणीय सभापति जी, मैं आज कहना चाहता हूं कि फारूक अब्दुल्ला जी की सरकार को किसने अस्थिर किया था, चौधरी देवीलाल जी की सरकार को किसने अस्थिर किया था, चौधरी चरण सिंह जी की सरकार को किसने अस्थिर किया था, पंजाब में सरदार बादल की सरकार के किसने बर्खास्त किया था, महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे को बदनाम करने के लिए किसने डरते टिक्स का उपयोग किया था, कर्नाटका में रामकृष्ण हेगड़े और एसआर बम्बई की सरकार को किसने गिराया था, 50 के दशक में केरला की चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार को किसने गिराया था। उस कालखंड में 50 साल पहले तमिलनाडु में इमरजेंसी के दौरान करुणानिधि जी की सरकार को किसने गिराया था। 1980 में एमजीआर की सरकार को किसने डिसमिस किया था। आंध्र प्रदेश में किसने एनटीआर की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की थी, और वो भी जब वो बीमार थे। वो कौन सा दल है जिसने मुलायम सिंह जी यादव जी को सिर्फ इसलिए तंग किया था क्योंकि मुलायम सिंह जी केंद्र की बातों के साथ सहमत नहीं होते थे। कांग्रेस ने अपने नेताओं तक नहीं छोड़ा है। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस सरकार अहम भूमिका निभाई। उसके साथ क्या किया, जिस केंद्र ने यहां सत्ता में बैठने के लिए उनको मौका दिया था, उनके साथ क्या किया, उन्होंने बहुत शर्मनाक तरीके से आंध्र प्रदेश का विभाजन किया। माइक बंद कर दिए गए, मिर्ची स्प्रे की गई, कोई डिस्कशन नहीं हुई। क्या यह तरीका ठीक था? क्या यह लोकतंत्र था? क्या अटल जी की सरकार ने भी 3 राज्य बनाए थे। राज्य बनाना हमने विरोध नहीं किया है, लेकिन तरीका क्या था। अटल जी ने 3 राज्य बनाए थे, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, लेकिन कोई तूफान नहीं आया, शांति से सारा निर्णय हुआ, सबने मिल बैठ करके निर्णय किया। आंध्र तेलंगाना के भी हो सकता था, हम तेलंगाना के विरोधी नहीं है, साथ मिलकर के किया जा सकता है, लेकिन आपका अहंकार, सत्ता का नशा, उसने देश के अंदर इस कटुता पैदा की। और आज भी तेलंगाना और आंध्र के बीच में वो कटुता के बीच तेलंगाना का भी नुकसान कर रहे हैं, आंध्र का भी नुकसान कर रहे हैं, और आपको कोई राजनीतिक फायदा नहीं हो रहा है। और हमें समझा रहे हैं आदरणीय सभापति जी, हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ साथ
एक नए बदलाव की ओर चले और हमने कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात कही है। हमारे राज्यों के बीच में विकास की स्पर्धा हो, तंदुरुस्त स्पर्धा हो, हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। दल किसी का भी कोई राज क्यों ना करता हो, और उसको प्रोत्साहन देना हमारा काम है और हम दे रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, मैं आज उदाहरण देना चाहता हूं। जीएसटी काउंसिल की रचना, जीएसटी काउंसिल की रचना अपने आप में भारत के सशक्त फेडरलिज्म के लिए एक उत्तम स्ट्रक्चर का नमूना है। रेवेन्यू के अहम निर्णय जीएसटी काउंसिल में होते हैं और राज्यों के वित्त मंत्री और भारत के वित्त मंत्री सभी इक्वल टेबल पर बैठ करके निर्णय करते हैं। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, सब साथ मिलकर के दे। और देश को गर्व होना चाहिए, इस सदन को ज्यादा गर्व होना चाहिए कि जीएसटी के सारे निर्णय, सैकड़ों निर्णय हुए हैं, सबके सब सर्वानुमति से हुए। सभी राज्यों के वित्त मंत्री और भारत के वित्त मंत्री ने मिलकर के किए हैं। इससे बड़ा फेडरलिज्म का उत्तम स्वरूप क्या हो सकता है? कौन इसका गौरव नहीं करेगा? लेकिन हम इसका भी गौरव नहीं करते हैं। आदरणीय सभापति जी, एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूं फेडरलिज्म का। हमने देखा कि जैसे सामाजिक न्याय ये देश में बहुत अनिवार्य होता है, वरना देश आगे नहीं बढ़ता है, वैसे भी क्षेत्रीय न्याय भी उतना ही जरूरी होता है। अगर कोई क्षेत्र विकास में पीछे रह जाएगा तो देश आगे भी नहीं बढ़ सकता है। और इसलिए हमने एक योजना बनाई, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। देश में 100 से ऐसे डिस्ट्रिक्ट चुने, अलग अलग पैरामीटर के आधार पर चुने गए, राज्यों के साथ मशवरा करके चुने गए। और उन 100 से अधिक जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो राज्य के जो एवरेज डिस्ट्रिक्ट है उसकी बराबरी तो कम से कम आ जाए तो बोझ कम हो जाएगा। और उस काम को हमने किया और आज मैं बड़े संतोष के साथ कहूंगा, बड़े गौरव के साथ कहूंगा, योजना का विचार भले भारत सरकार को आया, लेकिन एक राज्य को छोड़कर के सभी राज्यों ने इसको ओन किया। 100 से अधिक जिलों की स्थिति बदलने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला इकाई आज मिलकर के काम कर रहे हैं। और उसमें सभी दलों की सरकार वाले राज्य हैं, ऐसा नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के राज्य वाले सरकारें हैं। और सबने मिलकर के इतने उत्तम परिणाम दिए हैं कि बहुत कम समय में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कई पैरामीटर में अपने राज्य की एवरेज से भी कुछ आगे निकल गए हैं। और ये मैं समझता हूं कि उत्तम से उत्तम काम है। और मैं बताऊं, कुछ आकांक्षी जिले जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं उनके जनधन अकाउंट पहले की तुलना में 4 गुना ज्यादा जनधन अकाउंट खोलने का काम किया है। हर परिवार में शौचालय मिले, बिजली मिले, इसके लिए भी उत्तम काम इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में सभी राज्यों ने मिलकर के किया है। मैं समझता हूं यही फेडरल स्ट्रक्चर का उत्तम उदाहरण है और उसी से देश की प्रगति के लिए फेडरल स्ट्रक्चर का ताकत का उपयोग होना यह उसका उदाहरण है। आदरणीय सभापति जी, मैं आज एक और कैसे आर्थिक मदद होती है राज्यों को, किस तरीके से नीतियां कैसे बदलाव लाने से परिवर्तन आता है, उसका भी उदाहरण देना चाहता हूं। वो भी एक समय था जब हमारे प्राकृतिक संसाधन सिर्फ कुछ लोगों की तिजोरियां भरने के लिए काम आते थे। ये दुर्दशा हमने देखी है, उसकी चर्चाएं बहुत चली है। अब इस संपदा राष्ट्र का खजाना भर रही है। हमने कोयले और माइनिंग सेक्टर में रिफॉर्म किए। 2000 में हमने पारदर्शी प्रक्रिया के साथ खनिज संसाधनों का ऑक्शन किया। हमने रिफॉर्म्स की प्रक्रिया को जारी रखा, जो जैसे वैध लाइसेंस की बिना चार्ज के ट्रांसफर, 50% प्रोड्यूसर्स की ओपन मार्केट में सेल बिक्री, अर्ली ऑपरेशनलाइजेशन पर 50% रिबेट। बीते 1 साल में माइनिंग रेवेन्यू लगभग 14,000 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 35,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा है। ऑक्शन से जितना भी रेवेन्यू आया वो राज्य सरकारों को मिला है। ये निर्णय किया है। सबसे बड़ी बात यह है, ये सुधार जो लागू हुए हैं इसमें राज्य का ही भला हुआ है और राज्य का भला होने में देश का भला है ही है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का इस क्षेत्र इतना बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय, और उड़ीसा इस रिफॉर्म्स को लागू करने में अग्रिम राज्य रहा। मैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी को अभिनंदन देता हूं।
कि उनकी सरकार ने सारे रिफॉर्म्स में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके काम किया है। आदरणीय सभापति जी, यहां पर यह भी चर्चा हुई कि हम इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार बोला जाता है, बाहर भी बोला जाता है, और कुछ लोग लिखा जाते हैं। मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस एक प्रकार से अर्बन नक्सल के चुंगाल में फंस गई है। उनकी पूरी सोचने के तरीकों को अर्बन नक्सलों ने कब्जा कर लिया है, और इसलिए उनकी सारी सोच गतिविधि डिस्ट्रक्टिव बन गई है, और देश के लिए चिंता का विषय, बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अर्बन नक्सल ने बहुत चालाकी पूर्वक कांग्रेस की इस दुर्दशा का फायदा उठा करके उसके मन को पूरी तरह कब्जा कर लिया, उसके विचार प्रवाह को कब्जा कर लिया है, और उसी के कारण बार बार ये बोल रहे हैं इतिहास बदल रहा है। आदरणीय सभापति जी, हम सिर्फ कुछ लोगों की याददाश्त को ठीक करना चाहते हैं, थोड़ा उनका मेमोरी पावर बढ़ाना चाहते हैं। हम कोई इतिहास बदल नहीं रहे हैं। कुछ लोगों का इतिहास कुछ ही साल से शुरू होता है, हम जरा उसको पहले ले जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर उनको 50 साल के इतिहास में ही मजा आता है तो हमको 100 साल तक ले जा रहे हैं। किसी को 100 साल तक मजा आता है तो हम 200 साल के इतिहास में ले जाते हैं। किसी को 200 से जाता है हम 300 ले जाते हैं। अब जो 300 साढ़े 300 ले जाएंगे तो छत्रपति शिवाजी का नाम आएगा ही आएगा। हम तो उनकी मेमोरी को सतेज कर रहे हैं, हम इतिहास बदल नहीं रहे। कुछ लोगों का इतिहास सिर्फ एक परिवार तक सीमित है, क्या करें इसका? और इतिहास तो बहुत बड़ा है, बड़े पहलू है, बड़े उतार चढ़ाव है, और हम इतिहास के दीर्घकालीन कालखंड को याद कराने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि गौरवपूर्ण इतिहास को भुला देना इस देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। ये हम अपना दायित्व समझते हैं, और इसी इतिहास से सबक लेते हुए हमने आने वाले 25 साल में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक विश्वास पैदा करना है। और मैं समझता हूं ये अमृत कालखंड अब इसी से आगे बढ़ने वाला है। इस अमृत कालखंड में हमारी बेटियां, हमारे युवा, हमारे किसान, हमारे गांव, हमारे दलित, हमारे आदिवासी, हमारे पिछड़े समाज के हर तबके का योगदान हो, उनकी भागीदारी हो, उसको लेकर के हम आगे बढ़े। कभी कभी हम 1857 के स्वतंत्र संग्राम की ओर देखेंगे। हमारे आदिवासी क्षेत्रों में 1857 के स्वतंत्र संग्राम में जो योगदान दिया गया है, कभी हमें पढ़ने को नहीं मिल रहा है। इतने महान स्वर्णिम पृष्ठों को हम कैसे भूल सकते हैं? और हम इन चीजों को याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश है देश आत्मविश्वास से भरा हुआ हो, देश आगे बढ़े। आदरणीय सभापति जी, महिलाओं के सशक्तिकरण भी हमारे लिए प्राथमिकता है। भारत जैसा देश, 50% आबादी, हमारी विकास यात्रा के जो सबका प्रयास का विषय है, उस सबके प्रयास में सबसे बड़ी भागीदार हमारी माताएं बहनें हैं। देश की 50% जनसंख्या, और इसलिए भारत का समाज की विशेषता है, अपनी परंपराओं में सुधार करता है, बदलाव भी करता है। ये एक जीवन समाज है। हर युग में ऐसे महापुरुष निकलते हैं जो हमारी बुराइयों को से समाज को मुक्त करने के लिए प्रयास करते हैं। और आज हम जानते हैं महिलाओं के संबंध में भी भारत में कोई आज चिंतन हो रहा नहीं, पहले से हमारे आज चिंतन हो रहा है। उनके सशक्तिकरण को हम प्राथमिकता दे रहे हैं। अगर हमने मैटरनिटी लीव बढ़ाई है तो एक प्रकार से महिलाओं के सशक्तिकरण और परिवार के सशक्तिकरण का हमारा प्रयास है, और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज उसका परिणाम है कि जेंडर रेशियो में जो हमारी असंतुलन था, उसमें काफ़ी अच्छी स्थिति में हम पहुंच गए। और जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें आज हमारे कुछ स्थानों पर तो हमारे यहाँ पुरुषों से माताओं बहनों की संख्या बढ़ रही है। ये बड़े एक आनंद का विषय है, गौरव का विषय है। जो बुरे दिन हमने देखे तो उसमें से हम बाहर आए हैं, और इसलिए हमने प्रयास करना चाहिए। आज एनसीसी में हमारी बेटियां हैं, सेना में हमारी बेटियां हैं, वायुसेना में बेटियां हैं,
हमारी नौसेना में हमारी बेटियां हैं, 3 तलाक की कुप्रथा को हमने खत्म किया। और मैं जहां जाता हूं मुझे इन माताओं बहनों का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि 3 तलाक की प्रथा जब खत्म होती है तब सिर्फ बेटियों को न्याय मिलता है ऐसा नहीं है, उस पिता को भी न्याय मिलता है, उस भाई को भी न्याय मिलता है जिसकी बेटी 3 तलाक के कारण घर लौट के आती है, जिसकी बहन 3 तलाक के कारण घर लौट के आती है। इसलिए ये पूरे समाज के कल्याण के लिए है, ये सिर्फ कोई महिलाओं के लिए है और पुरुषों के खिलाफ ऐसा नहीं है। ये मुसलमान पुरुष के लिए भी उतना ही उपयोगी है, क्योंकि वो भी किसी बेटी का बाप है, वो भी किसी बेटी का भाई है, और इसलिए ये उसका भी भला करता है, उसको भी सुरक्षा देता है। और इसलिए कुछ कारणों से लोग बोल पाए न बोल पाए, लेकिन इस बात से सब लोग एक गौरव का आनंद का भरते हैं। कश्मीर में हमने 370 धारा को जो हटाया, वहां की माताओं बहनों को एम्पावर किया है, उनको जो अधिकार नहीं तो अधिकार हमने दिलवाए हैं, और उस अधिकारों के कारण आज उनकी ताकत। आज शादी की उम्र में क्या कारण है? आज के युग में मेल और फीमेल के बीच में अंतर होना चाहिए, क्या जरूरत है? बेटा बेटी एक समान है तो हर जगह पे होना चाहिए, और इसलिए बेटे बेटी की शादी की उम्र समान हो, उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। मुझे विश्वास है कि कुछ ही समय में ये सदन भी उसके विषय में सही निर्णय कर करके हमारी माताओं बहनों के कल्याण के लिए काम करेगा। आदरणीय सभापति जी, यह वर्ष गोवा के 60 वर्ष का एक महत्वपूर्ण कालखंड का वर्ष है। गोवा मुक्ति को 60 साल हुए। मैं आज जरा उस चित्र को कहना चाहता हूं। हमारे कांग्रेस के मित्र जहां भी होंगे जरूर सुनते होंगे, गोवा के लोग जरूर आज सुनते होंगे मेरी बात को। अगर सरदार साहब जिस प्रकार से सरदार पटेल ने हैदराबाद के लिए रणनीति बनाई, इनिशिएटिव लिए, जिस प्रकार से सरदार पटेल ने जूनागढ़ के लिए रणनीति बनाई, कदम उठाए, अगर सरदार साहब की प्रेरणा लेकर के गोवा के लिए भी वैसी ही रणनीति बनाई होती तो गोवा को हिंदुस्तान आजाद होने के 15 साल तक गुलामी में नहीं रहना पड़ा होता। भारत की आजादी के 15 साल के बाद गोवा आजाद हुआ, और उस समय के 60 साल पहले के अखबार, उस जमाने की मीडिया रिपोर्ट बताती है कि तब के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय छवि का क्या होगा, यह उनकी सबसे बड़ी चिंता का विषय था। पंडित नेहरू को दुनिया में मेरी छवि बिगड़ जाएगी तो, और इसलिए उनको लगता था कि गोवा की औपनिवेशिक सरकार पर आक्रमण करने से उनकी जो एक ग्लोबल लीडर की शांति प्रिय नेता की छवि है वो चकनाचूर हो जाएगी। गोवा को जो होता है होने दो, गोवा को जो झेलना पड़े झेलने दो, मेरी छवि को कोई नुकसान ना हो। और इसलिए जब वहां सत्याग्रहों पर गोलियां चल रही थी, विदेशी सल्तनत गोलियां चला रही थी, हिंदुस्तान का हिस्सा, हिंदुस्तान के ही मेरे भाई बहन, उन पर गोलियां चल रही थी, और तब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं सेना नहीं दूंगा, मैं सेना नहीं भेजूंगा। सत्याग्रहियों की मदद करने से उन्होंने इनकार कर दिया था। यह गोवा के साथ कांग्रेस ने किया हुआ जुल्म है, और गोवा को 15 साल ज्यादा गुलामी के जंजीरों में जकड़ के रखा गया, और गोवा के अनेक वीर पुत्रों को बलिदान देना पड़ा, लाठी गोलियों से जिंदगी को बसर करनी पड़ी। ये हाल पैदा किए थे। नेहरू जी ने 15 अगस्त 1955 को पंडित नेहरू ने लाल किले से जो कहा था, मैं जरा कोट करना चाहता हूं। अच्छा होता कांग्रेस के मित्र यहां होते तो नेहरू जी का नाम सुनकर के कम से कम उनका दिन बहुत अच्छा जाता, और इसलिए उनकी प्यास बुझाने के लिए मैं बार बार नेहरू जी को भी याद करता हूं। आजकल नेहरू जी ने कहा था, लाल किले से कहा था,
मैं उनको कोट करता हूं, कोई धोखे में ना रहे, भाषा देखिए, कोई धोखे में ना रहे कि हम वहां फौजी कार्रवाई करेंगे। कोई फौज गोवा के आसपास नहीं है। अंदर के लोग चाहते हैं कि कोई शोर मचाकर ऐसे हालात पैदा करे कि हम मजबूर हो जाएं फौज भेजने के लिए। हम नहीं भेजेंगे फौज, हम उसको शांति से तय करेंगे। समझ लें सब लोग इस बात को। ये हुंकार 15 अगस्त को गोवा वासियों के एस्पिरेशंस के खिलाफ कांग्रेस के नेता के बयान है। पंडित नेहरू जी ने आगे कहा था, जो लोग वहां जा रहे हैं, लिमेज जी, लोहिया जी समेत सब लोग वहां सत्याग्रह कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, देश के सत्याग्रही जा रहे थे। हमारे जगन्नाथ राव जोशी कर्नाटक केसरी, उनके नेतृत्व में सत्याग्रह हो रहा था। जो पंडित नेहरू जी ने क्या कहा, जो लोग वहां जा रहे हैं उनको वहां जाना मुबारक हो। देखिए मजाक देखिए, देश के अपनी आजादी के लिए लड़ने वाले मेरे ही देशवासियों के लिए क्या भाषा, कितना अहंकार है। वो लोग वहां जा रहे हैं, उनको वहां जाना मुबारक हो, लेकिन ये भी याद रखें कि अपने को सत्याग्रही कहते हैं तो सत्याग्रह के उसूल, सिद्धांत और रास्ते भी याद रखें। सत्याग्रह की पीछे फौजें नहीं चलती और ना ही फौजों की पुकार होती है। असहाय छोड़ दिया गया मेरे देश के नागरिकों को। ये गोवा के साथ किया। गोवा की जनता कांग्रेस के इस रवैये को कभी भूल नहीं सकती है। आदरणीय सभापति जी, हमें यहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर भी बड़े भाषण दिए गए और आए दिन हमको जरा समझाया जाता है। मैं जरा आज एक घटना कहना चाहता हूं और ये घटना भी गोवा के एक सपूत की घटना है। गोवा के एक सम्मानीय गोवा की धरती के एक बेटे की कथा है। अभिव्यक्ति के संबंध में क्या होता था, कैसे होता था, ये उदाहरण मैं देना चाहता हूं। व्यक्ति स्वतंत्रता की बातें करने वाले लोगों का इतिहास में आज खोल रहा हूं, क्या किया है। लता मंगेशकर जी के निधन से आज पूरा देश दुखी है। देश को बहुत बड़ी खोट है। लेकिन लता मंगेशकर जी का परिवार गोवा का है, लेकिन उनके परिवार के साथ कैसा सलूक किया ये भी देश को जानना चाहिए। लता मंगेशकर जी के छोटे भाई पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी, गोवा का गौरवपूर्ण संतान, गोवा की धरती का बेटा, उन्हें ऑल इंडिया रेडियो से निकाल दिया गया। वो ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे और उनका गुनाह क्या था? उनका गुनाह यह था कि उन्होंने वीर सावरकर की एक देशभक्ति से भरी कविता की ऑल इंडिया रेडियो पर प्रस्तुति दी थी। आप देखिए, हृदयनाथ जी ने एक इंटरव्यू में बताया, उनका इंटरव्यू अवेलेबल है। उन्होंने इंटरव्यू में कहा, जब वो सावरकर जी से मिले कि मैं आपका गीत करना चाहता हूं, तो सावरकर जी ने उनको कहा, क्या तुम जेल जाना चाहते हो क्या? मेरी कविता गाकर के जेल जाना चाहते हो क्या? तो हृदयनाथ जी ने उनकी देशभक्ति से भरी कविता उसे संगीतबद्ध किया। 8 दिन के अंदर उनको ऑल इंडिया रेडियो से निकाल दिया गया। ये आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ये स्वतंत्रता की आपकी झूठ बातें देश के सामने आपने रखी है। कांग्रेसी सरकारों ने दौरान किस प्रकार जुल्म हुए, ये सिर्फ हृदयनाथ मंगेशकर जी गोवा के बेटे के साथ हुए ऐसे नहीं, इसकी सूची काफी लंबी है। मजरू सुल्तानपुरी,
मजरू सुल्तानपुरी जी को पंडित नेहरू की आलोचना करने के लिए 1 साल जेल में बंद कर दिया गया। नेहरू जी के रवैये की आलोचना करने के लिए प्रोफेसर धर्मपाल जी को जेल में डाल दिया गया था। प्रसिद्ध संगीतकार किशोर कुमार जी को इमरजेंसी में इंदिरा जी के सामने न झुकने के कारण, इमरजेंसी के पक्ष में न बोलने के कारण उनको आपातकाल में उनको भी निकाल दिया गया था। हम सभी जानते हैं कि एक विशेष परिवार के खिलाफ अगर कोई थोड़ी सी भी आवाज उठाता है, जरा भी आंख ऊंची करता है, तो क्या होता है। सीताराम केसरी को हम भली भांति जानते हैं, क्या हुआ ये हमें पता है। आदरणीय सभापति जी, मेरी सदन के सदस्यों से, सभी से प्रार्थना है कि भारत के उज्जवल भविष्य पे भरोसा करें। 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य पर हम भरोसा करें। हम बड़े लक्ष्य लेकर के इसी सामर्थ्य के आधार पर देश को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए हम कृत संकल्पी बने। आदरणीय सभापति जी, हमने मेरे तेरे अपने पराये इस परंपरा को खत्म करना होगा और एक मत से, एक भाव से, एक लक्ष्य से एक साथ चलना, यही देश के लिए समय की मांग है। एक स्वर्णिम काल है, पूरा विश्व भारत को तरफ बड़े आशा से और बड़े गौरव से देख रहा है। ऐसे समय हम मौका गंवा न दें। देशवासियों के कल्याण के लिए इससे बड़ा कोई अवसर आने वाला नहीं है। यह मौका हम पकड़ लें। 25 साल की यात्रा हमें कहीं से कहां पहुंचा सकती है। हमारे देश के लिए, हमारी परंपराओं के लिए हम गौरव करें और सभापति जी, हम बड़े विश्वास के साथ मिलकर के चलेंगे। और हमारे यहां तो शास्त्रों में कहा गया है, सौ गच्छध्वम सं वदध्वम संवो मनासी जानताम। हम साथ चले, साथ चर्चा करें, मिलकर हर कार्य करें। इसी आह्वान के साथ मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को अनुमोदन करता हूं, उनका धन्यवाद भी करता हूं और सभी आदरणीय सदस्यों ने जो सहभाग किया, विचार रखे, उनका भी धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। I shall now put the amendments. I shall now put the amendments which have been moved to vote. Amendment number 1 to 6 and 21 to 24 by Sri Vikas Ranjan Bhattacharya. Are you withdrawing the amendments or I should put them to vote? Right. He has moved the amendment and those in favor will raise their hands for the amendments. Say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the noes have it. Amendments number 1 to 6 and 21, 24 are negatived. Amendment number 7 to 14 by Shakti Singh Goyal. Are you withdrawing or moving? He is not there. Absent. Then amendments 7 to 14 are negatived. Amendment number 15 to 20 by Srimati Janna Das Baidyam. Sorry. Janna Das ji, are you moving? Right. I shall now put the amendments to vote. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. Amendment 15 to 20 are negatived. Amendments number 34 to 41 by Sri Almaram Karim. Are you withdrawing amendments, sir? Right. Yeah, I shall now put the amendment to vote. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. Then amendment 34 to 41 are negatived. Amendment 42 to 51 by Mr. M. Shanmugam. Right. I shall now put the amendments to vote.
Those in favor, please raise their hands and say aye. Those against, will please raise their hands and say no. The amendment 42 to 51 are negatived. Amendment 52 to 59 by Sri K. Soma Prasad. Are you moving? Sabha, moving. Lok Sabha. Lok Sabha. I am moving. No. He should. I am moving. Yes. Yeah. I shall now put the amendment to vote. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. Amendment 52 to 59 are negatived. No have it. It's very clear. Amendment number 70 to 73 by Sri Digvijay Singh Ji. Digvijay Singh Ji, are you withdrawing the amendment? प्रधानमंत्री जी ने सब कुछ कहा, लेकिन जो महंगाई के बारे में बात करते हैं उसके बारे में कुछ नहीं कहा, बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं कहा। I shall. दुनिया भर की बात की। Moving or अरे हम लोग। Are you moving or withdrawing? वही तो आपका विरोध करते हैं हम लोग। जनता नहीं होती तो कहाँ का विरोध करते हैं? If you are withdrawing, I will not put to vote. Mr. Bikram Bhattacharya. Bhattacharya, I have to name you. This is not the way. I have been seeing continuously from morning you are suffering with this and making us also to suffer. If you don't like it, then walk out. What else? I can't do anything else, na? I can't do anything because it is for the house. And if you don't like a particular speech, don't like it. I am not forcing you. You don't like it. Sri Digvijay Singh Ji, are you withdrawing the amendments? No, sir. No. Moving. I shall now put the amendment to vote. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. Amendment 70 to 73 are negatived because the noes have it. Amendment 74 to 81 by Srimati Priyanka Chaturvedi. Are you moving, ma? Yes, sir, moving. Right. Amendments, I shall now put the amendments to vote. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. The noes have it. Amendment 74 to 81 are negatived. Amendment number 82 to 89 by Sri Tiruchi Siva is not. What is it? From your place. Go to your place. Are you withdrawing amendment? I'm moving, sir. You are moving. I shall now put the amendment to vote. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the noes have it. Amendment 82 to 89 are negative. Amendment 90 to 99 by Sri K.C. Venugopal is not there. So now they are negative. Amendment 90 to 99. If all the amendments are negative, I shall now put the motion to vote. The question is that an address be presented to the President in following terms: that the members of Rajya Sabha presented in this session are deeply grateful to the President for the address which he has been pleased to deliver to both the House of Parliament assembled together on January 31st, 2022. Those in favor, please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it. The motion is adopted. Now, discussion on union budget. General discussion. Time allotted is 11 hours. So please keep this in mind. I request everyone to please follow the rules and regulations and then speak accordingly. Now we will start the discussion. Please, baith jaiye. Please sit down. Sit down. Sri P. Chidambaram ji. Sri P. Chidambaram. You have 25. Chidambaram is there. He is there. Please, whoever is leaving, they should leave quietly. Otherwise, please sit down. Discussion on budget has started. Sri P. Chidambaram ji is going to initiate the discussion. Chairman. Sri Harivamsa ji. Please, खड़े मत होना. प्लीज कृपया अपनी सीट पर बैठे. बजट पे डिस्कशन हो रहा. माननीय चिदम्बरम जी बोलेंगे. प्लीज सर. Mr. Deputy Chairman,
On behalf of the Congress Party, I wish to... Sir, Deputy Chairman, sir. Please, I have requested all, please let him continue. Yes, I have requested to all, please. Please let him speak. Mr. Jairam Ramesh, let him speak, please. I wish to speak on the union budget presented by the... Yes, mic is there. Please do not disturb Mr. Ipun Bora. Mic is working. I wish to speak on the budget presented by the Honorable Finance Minister. I'm happy I'm speaking in the Council of the States, otherwise known as the Rajya Sabha under the Constitution. Had the Congress Party not been there, this would still be under the Government of India Act 1919, the Council of the Princes, and instead of us, there would have been bejeweled rulers sitting with their shining armor and flowing turbans, sitting and speaking in praise of Queen Elizabeth II, who has completed 70 years in the throne. Thank God for the Congress. We have a Rajya Sabha, and I'm able to speak to you. Sir, before we were obliged to walk out, the Prime Minister was speaking eloquently about jobs and employment. I want to humbly submit to him a statistic which he should use in his next speech. As on 31/3/21, there were 8,72,243 vacancies in the central government. 8,72,243 vacancies. And the almighty Government of India recruited 78,264 persons to these vacancies, leaving nearly 8 lakh vacancies vacant as of today. This is a statistic which I am sure the Prime Minister will welcome, and he will use it in his next speech. So there was much I liked about the budget, but since I have decided to speak only for a few minutes, I'll leave it to my friends. But the best thing I liked about the Honorable Finance Minister's budget speech was it was her shortest speech, 90 minutes. Thank you, Madam. And returning the compliment, I will also keep my reply very short. Firstly, sir, you would have seen that disruption is the way for change and innovation. There is disruption today in business, disruption in science, disruption in technology, disruption in every activity, because disruption creates innovation, creates the urge to bring about a change. I'm a member of the Tukde gang, which is the Hindi version of the word disruption. I'm not worried because in this honorable parliament, a question was asked, who are the members of the Tukde gang? And the honorable minister said, we have no data available on the Tukde gang. There is no data available on the Tukde gang. There is no data available on oxygen shortage deaths. There is no data available on the bodies flowing on the rivers. There is no data available on how many migrants walked back to their homes. Yes. There is no data available on doubling farmers' income, which should have been done in 2022. Yes. This is a no data available government, otherwise NDA government. But I have some data, sir. And I want
you and the Honorable House to look at this data. Last year, the Honorable Finance Minister projected the 21-22 fiscal deficit at 6.8%. I cautioned, saying it will not be contained in 6.8%. They said we'll do better than 6.8%. They've actually done better than 6.8. They have done 6.9. On disinvestment, the target was fixed as 1,75,000 crore. I caution that this will be indiscriminate disinvestment. This will be mindless disinvestment. I'm grateful to the government for accepting our caution and collecting only 78,000 crore as against the target of 1,75,000. On capital expenditure, let's look at some very important data. In 21-22, the budget estimates projected capital expenditure as 5,54,236 crore. Because this budget also lays great emphasis on capital expenditure. So the government's capital expenditure will drive growth. Government's capital expenditure will crowd in private investment. I've seen a number of statements made by the Honorable Minister as well as her officers. So I think it's very important we look at capital expenditure. Now, the budget estimate for 21-22 was 5,54,236 crore. But the revised estimate came as a pleasant surprise. It was 6,02,711 crore. I was pleasantly surprised until we get into the finer print and we found that the 6,02,711 includes a one-time debt payment of Air India of 51,971 crore. That is capital. That is not a capital expenditure. That is repaying the bank. And if you deduct that amount, it will be 5 lakhs. About 5,52,000 crore, which is less than the budget estimate. I could go on and give a lot of data, but I won't burden my speech with more data. Let's look at some other things. I think the government believes that people have short memories. I'm grateful to my friend, Swaminathan Iyer, who pointed out in a recent article, 2 years ago, government promised to privatize BPCL, Container Corporation of India, and the Shipping Corporation of India. There was no word in this year's budget on what progress they have made. Last year, the Honorable Finance Minister said she will privatize 2 public sector banks and 1 insurance company. There's no word in this budget about what happened. Last year, for the 3rd time, they promoted what is called a national monetization pipeline. It had different names in different years. And they said, we will raise 600,000 crore, 6 lakh crore of old infrastructure will be sold over 4 years. 1 year has passed, there's no word on that. The railway said 151 passenger trains on 109 routes will be bid out to private sector. There was a tremendous response to this announcement. Do you know how many people responded, sir? 0. 0 bids for this announcement. Why do you make these announcements? Some of them are bad announcements. Some of them may be good announcements. Why do you make these announcements
if you do not have the capacity to execute any of these announcements. That's why we don't take these announcements seriously. We only look at the outcome budget. There is no purpose at all in looking at this government's proposals in the budget. I only want to look at the outcome budget. Now, sir, I believe the government must have an overarching economic philosophy. You may criticize it, you may say it's good philosophy, bad philosophy, but I think it's very essential a government must have an overarching economic philosophy. My party has one, and we said so when we released the manifesto for 2019. It's based on 3 W's. The first W, work. The second W, welfare. The third W, wealth. We are not against the creation of wealth. Wealth must be created. But work, jobs must be created. Welfare must be promoted. Now let's take jobs. I'm going to leave the others to my friends. Let's take jobs. We have a population of 139 crore people, of which the workforce is 94 crore. But the labor force participation rate, which is defined as a proportion of the total population, is 37.5%, which translates to 52 crore. Of the workforce, only 52 crore have some kind of a job, regular or irregular. The median age of India is 28.43. 50% of Indians are below the age of 28.43 and presumably looking for jobs. The government promised 2 crore jobs a year. They should report to us how many jobs were created. According to the CMI's data on unemployment, which is the only reliable data, because the government does not put out data on unemployment anymore, urban unemployment this morning was 7.9%. Rural unemployment was 6.54%. And the budget speech had one statement about job creation, that through Gati Shakti and infrastructure, 60 lakh jobs will be created in 5 years. So that is about 12 lakh jobs a year. The annual addition to the labor force is 47.5 lakhs. If 47.5 lakh people are coming into the labor force, workforce every year, and you're creating 12 lakh jobs, what will the rest do? What will the rest do? The answer is very simple. They will fry and sell pakoras. Sir, finally, I believe that every budget is contextual. What is the context in which we are? What is the context of the Indian economy today? There is an old Tamil verse, and I won't recite it. It's attributed to Nanneri, work composed by Shivaprakaša. Sometimes it is attributed to Thiruvarutpa of Vallalar. But the key words are Idam, Porul, Eval, Kalam. In English, you can say context. Idam, Porul, Eval, Kalam. Tamil is a very rich language. What is context has been explained in beautiful 4 words. Idam, Porul, Eval, Kalam. Economic policy is contextual. What is the context today? In 2016-17, India's GDP grew by 8.3%. In 2019-20, it's slid down year by year to 3.7%. And in 2020-21, the pandemic year, we hit a recession. I will leave out that year.
But in 4 years, this government has brought down the growth rate, pre-pandemic, brought down the growth rate from 8.3% to 3.7%. In 2019-20, the GDP in constant terms was 145 lakh crore rupees. In 2020-21, the pandemic year, it came down to 135 lakh crore. We are growing only when we go back to 145 lakh crore. That's all what 145 lakh crore is the last benchmark that we hit. India is growing only when it gets back to 145 lakh crore in constant prices and grows higher. We have not reached that stage. Government claims we are running fast, but we are running fast to stay in the same place. You have to run fast to go ahead. You can't run fast in the same place. This is not a treadmill. Sir, the budget papers say nominal growth in the next year, 22-23, will be 11.1%. I heard the new chief economic advisor say real growth will be 8%. Now, the Honorable Finance Minister must clarify to this House, which is correct. If will nominal growth be 11.1 and real growth be 8, in which event is the Honorable Finance Minister assuring this House that inflation will be only about 3.1? correct. One of the numbers is wrong. Either the budget number of nominal growth rate at 11.1 is wrong, or the new chief economic advisor's prediction that real growth will be 8% is wrong. This has to be clarified. Sir, I said I support creation of wealth, but we have to create work and we have to promote welfare. Let me end by what the government has done for welfare or not done for welfare in this context. Well, let's lay the context. India's economy has not yet recovered to the level of the pre-pandemic year. Everybody will agree with that. In the last 2 years, millions of jobs have been lost. 60 lakh MSMEs have been closed down, according to the Association of MSMEs. 60 lakh MSMEs have been closed down. 84% of households have suffered a loss of income. Per capita income has declined. Per capita expenditure has declined. 4.6 crore people have been pushed into extreme poverty. Huge learning loss among school children, especially children who live in rural India and are enrolled in government schools and have no access to devices. Malnutrition, stunting, and wasting among children has increased, according to World Health Report. And India's rank in the Global Hunger Index has fallen to 101 out of 116 countries. WPI inflation is estimated by the government's own numbers as over 12% and CPI inflation at 5.3%. There is flight of talent from India, business talent, engineering talent, medical talent, science talent is fleeing India. There's an emergence of monopolies and duopolies. There's crony capitalism. Top 10% of India garner 57% of the national income and hold 77% of the nation's wealth. Shame. 102 billionaires have become 142 billionaires, and the 142 billionaires' wealth has increased from 23 lakh crore rupees to 53 lakh crore rupees in 2 years. This is the context of India. In this context, what has the budget done for welfare? Subsidy for petroleum for this year and the next year from 6,517 crore cut to 5,813 crore. Fertilizer from 1,40,000 crore to 1,05,000 crore. Food from 2,86,219 crore to 2,06,481 crore. In agriculture, from 4.3% of GDP to 3.84% of GDP. Crop insurance from 15,989 to 15,500 crore.
and Maganrega from 98,000 crore to 73,000 crore. Welfare has been thrown to the wind. Work has not been created. Welfare has been thrown to the wind. And you say, we are creating wealth. You are creating wealth for whom? For the 142 billionaires? Yes. Or for the crony capitalists? Yes. Who are you creating wealth for? If wealth is not shared, what is the point of creating wealth? Yes. Sir, this government has forgotten the poor. The word poor occurs twice in the budget. The word jobs occurs thrice in the budget. One name occurs 6 times, and I compliment the finance minister for being loyal to her prime minister. You have forgotten the poor. Let me end by saying, the poor will not forget you. The poor have long memories. Thank you. Thank you. The next speaker is Arun Singh. धन्यवाद सर। जो केंद्रीय बजट 2022-23 जिसके बारे में अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे, यह बजट देखे तो समावेशी भी है और इस बजट में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की छाप भी है और नए भारत के संकल्प के सिद्धि की ओर अग्रसर भी है। अभी कह रहे थे कि यह आपने जो गरीबों को छोड़ दिया, उनके लिए कुछ नहीं किया। अरे आप पूरा बजट और पूरी मोदी सरकार गांव, गरीब, किसानों के प्रति समर्पित है। सबसे पहले अगर चिंता करती है सरकार, तो कभी गरीब हमारा खुशहाल कैसे हो, उसको मूल सुविधाएं कैसे मिले। इसलिए आज गांव, गरीब, किसान प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने मसीहा के रूप में देखता है। वित्त मंत्री जी द्वारा यह पेश किया बजट, इसको हम कह सकते हैं कि युवाओं का भी बजट है, उनकी आशा और आकांक्षाओं को भी पूर्ति करता है। यह रोजगार परक बजट है, अभी हम इसकी डिटेल आपको बताएंगे। यह डेवलपमेंटल ओरिएंटेड बजट है और इसी के साथ वित्तीय स्थिरता को प्रदान करने वाला यह बजट है। यह दूरदर्शी बजट जो देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निर्मला सीतारमण जी यहाँ रखी है, उसकी हम प्रशंसा करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूं। जब मैं 33,000 करोड़ रुपए का बजट होता था, यह मोदी सरकार है जो पिछले वर्ष काम किया। देश की आजादी के बाद लोगों के पक्के मकान नहीं थे। कांग्रेस पार्टी ने 5 दशक तक राज किया, लेकिन पक्के मकान गरीबों के पास नहीं थे। जो थे भी, हम लोग जाते थे गांव में, देखते थे इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत जो मकान बनते थे, उसमें इतना कम पैसा उनको दिया जाता था, उसमें से भी रिश्वत होती थी, तो उन मकानों की क्षति नहीं होती। अधिकांश गांव में जाके देख लो, इंदिरा आवास योजना में या तो उस पे गाय बैल उसके अंदर बांध रहे हैं, मवेशी को बांधने का काम कर रहे हैं, या तो उसके अंदर भूसा रखा गया है, वो रहने योग्य नहीं है। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पीएम आवास योजना, जो पहले प्रति व्यक्ति को 70,000 रुपए दी जाती थी, वह 1,20,000 करने का काम यह सरकार ने किया। और इसी के साथ साथ 1,20,000 के साथ जो गैस कनेक्शन है उसके लिए भी राहत, बिजली कनेक्शन के लिए भी अलग से पैसा, यह भी उसमें जोड़ा गया। और उसमें शौचालय बनाया जाता तो उसके लिए भी अलग से राहत दी जाती है। तो कुल मिलाकर लगभग 1.5 लाख रुपए एक व्यक्ति को मिलता है। और एरिया भी बढ़ाया गया, अब 25 स्क्वायर मीटर के एरिया में मकान बन रहे हैं। 2 करोड़ से अधिक मकान बन चुके हैं। मैं इस बजट में जो गरीबों के मकान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी
ने 48,000 करोड़ रुपए इस बजट में रखा है, जिसके माध्यम से 80 लाख नए मकान 2022-23 में बने जाएंगे। अगर कोई जाके जमीन पे पूछे तो, हम तो गांव में जा रहे हैं, चुनाव प्रचार में भी देख रहे हैं, गांव के लोगों को जो लखपति बने हैं, अगर वहां से खड़े होकर भाषण दीजिए तो कर मोदी मोदी मोदी। महिलाएं कहती है कि अगर कोई मकान दिया जिसके अंदर हम रह रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। और उसी गांव में जाकर के देखिए, यूपीए के समय, कांग्रेस के समय जो मकान बने उसमें जाके भूसा रखा जाता है, जैसा मैंने कहा गाय बैल बांधा जाता है। यह विश्वास प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति लोगों का है। गरीब खुशहाल कैसे रहे, वह स्वस्थ कैसे रहे। देश की आजादी के बाद जिन्होंने 5 दशक से ऊपर राज किया, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि लोग को स्वच्छ पीने का पानी मिलना चाहिए। आधी बीमारी जो प्रदूषित पानी होती है उसके कारण ही होती है। बड़े बड़े बजट तो आए, लेकिन उस बजट में स्वच्छ पीने का पानी का प्रोविजन ही नहीं किया गया। अगर किया गया तो 1000, 2000, 5000 रुपए ही किया गया, इतना करोड़ से ऊपर उसमें डाला ही नहीं गया। हम सबको मालूम है कि लोग पीने के पानी के लिए कई जगह हैंड पंप से लेते हैं, वह भी प्रदूषित होता है। तालाब से ले आते हैं, वो भी प्रदूषित होता है। नदियों से जा करके बहुत सारे दूर दराज के लोग जाते हैं, वो ले आते हैं, 3 से 4, 5 घंटे लग जाता है, फिर उस पानी को ले आते हैं और उसके बाद उसको बचा करके रखते हैं कि वह पानी 2-3 दिन किसी तरीके से दूर दराज के क्षेत्र उसको पी सके। लेकिन किसी ने उनको कष्ट को नहीं देखा कि आज अधिकांश बीमारी उस पानी के कारण ही होते हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने जल जीवन मिशन की 15 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत की है कि देश के हर नागरिक को, हर गरीब को नल से जल मिलना चाहिए। और जब वो स्वस्थ रहेगा, शुद्ध पीने का पानी मिलेगा, तो भारत की विकास तो अपने आप ही बढ़ेगी। क्योंकि अस्वस्थ अगर लोग देशवासी रहेंगे तो कभी भी उसके लिए देश का विकास, जीडीपी कैसे बढ़ सकता है। पिछले 2 वर्षों में 5.5 करोड़ घरों में पीने का पानी नल के जल के माध्यम से पहुंचाया गया। गांव के लोग मोदी मोदी का नारा लगा रहे हैं। और इस बजट में भी देखिए 60,000 करोड़ रुपए इस बजट में यह रखा गया कि 3 करोड़ 80 लाख घरों को अगले साल 2022-23 तक उनको नल से जल की व्यवस्था की जाएगी, वो शुद्ध पीने का पानी पिएगा। कुछ राज्य ऐसे हैं जो उसमें मदद नहीं कर रहे हैं। ये बगल का राज्य राजस्थान है तो बिल्कुल ही उसमें काम नहीं कर रहा है। वो जो टालम टोल करता है, केंद्र से पैसा जाता है, फिर भी नल से जल अधिक तेज गति से बढ़े, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि लोग मोदी को श्रेय दे जाएंगे। इस संकीर्ण मानसिकता के साथ कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो बजट आया, चारों ओर प्रशंसा ही प्रशंसा हो रही है। जो आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जियोर्जिवा ने कहा, The union budget presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman is a very thoughtful policy agenda for India and puts a great deal of emphasis on innovation in research and development, on human capital investment and digitalization. सब लोग तारीफ कर रहे हैं। एक रिपोर्ट भी छपी, उसमें सभी सीईओ से पूछा गया तो 17 जनवरी 2022 को अगर देखेंगे तो बजट आने से पहले सभी ने यही बात कही। 99% सीईओज ने यह कहा कि भारत तेज गति से विकास के रास्ते पे चल रहा है और तेज गति से विकास के रास्ते पे और बढ़ेगा। यह 17 जनवरी 2022 को अगर देखेंगे न्यूज़पेपर में छपा, यह PwC
जो ग्लोबल सर्वे कराई थी पीडब्ल्यूसी की एनुअल ग्लोबल सीईओ सर्वे रिपोर्ट में यह दर्ज है। तो सर्वे कराने के बाद भी यह पता चल रहा है कि सभी लोग का यह मोदी सरकार के नीतियों पर विश्वास है और भरोसा है। इसी के साथ साथ भारत डिजिटल इकोनॉमी की ओर बढ़े और डिजिटल इकोनॉमी के माध्यम से करप्शन भी कम हो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी आए, लोगों तक तुरंत राहत भी पहुंचे डीबीटी के माध्यम से। और इसकी भी अगर शुरुआत अगर देखेंगे तो 2015 जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की। डिजिटल इंडिया मिशन के रूप में उन्होंने कहा कि डिजिटल एम्पावर्ड सोसाइटी और डिजिटल इकोनॉमी को हम प्राथमिकता देने जा रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि दिसंबर 2021 में देखें तो 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक यूपीआई के माध्यम से डिजिटल लेन देन हुआ है। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन, इसको प्रमोट करने की बात सरकार ने इस बजट में कही है। ये अच्छी बात है। कहीं की भी अपनी जमीन की रजिस्ट्री आप करा सकते हैं, ऑनलाइन उसकी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और यह एक नहीं, भारत के शेड्यूल 8 की सभी भाषाओं में यह इनका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। इससे लोगों को कितनी राहत मिलेगी। दस्तावेज उनका डिजिटल रूप में होगा। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन जो सरकार इसको प्रमोट करने जा रही है उसके माध्यम से देख सकता है। वन नेशन वन टैक्स, इसको भी कोई लागू किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी को लागू करने के बाद आज जीएसटी कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच रहा है। 1 लाख करोड़ सदैव हर महीने आ रहा है। अब लगातार इसकी संख्या, इसका अमाउंट बढ़ता ही जा रहा है। गांव के लोग, वह गांव के युवा हैं, वह मोदी जी पे भरोसा करते हैं। सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर की केबलिंग हो रही है। आने वाले समय में बहुत शीघ्र सभी गांव ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ेंगे। देश का कोई भी ऐसा युवा नहीं होगा जैसे शहर के उसको इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती है, गांव के भी उतनी तेज स्पीड से उसको इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी। और तो और 5G का ऑक्शन भी इसी वर्ष होने वाला है। उस 5G की जब ऑक्शन होगा तो इंटरनेट कितना तेज गति से चलेगा। गांव में भी दूर दराज क्षेत्र में जहां टेलीफोन का नेटवर्क कम होता है, वहां भी तेज से उस 5G कनेक्टिविटी आने के बाद युवा वहां से जुड़ सकता है, इंटरनेट को यूज कर सकता है। यह इस बजट में कहा गया है। लोगों को कई किलोमीटर जाकर के बैंक के लिए जाना पड़ता था। वो जाकर के एटीएम से पैसा निकालना हो, ऑनलाइन बैंकिंग करनी हो तो किलोमीटर उनको जाकर के बैंक के पास जाते थे, तब जाकर उनका पैसा निकलता था। मैं वित्त मंत्री जी की सराहना करूंगा कि देश के जो 1,50,000 पोस्ट ऑफिस हैं, 1,50,000 जो पोस्ट ऑफिस हैं, इस बजट में कहा गया है उनको सीबीएस से जोड़ा जाएगा। और सीबीएस से जब जोड़ दिया जाएगा तो कोई भी गांव का युवा अपने बगल के पोस्ट ऑफिस में जा करके वहां से एटीएम के माध्यम से पैसा भी निकाल सकता है, मोबाइल बैंकिंग भी कर सकता है और डिजिटली पेमेंट भी कर सकता है। इससे करोड़ों लोगों को इससे राहत और लाभ मिलने वाला है। आखिर देश की आजादी के बाद जिन्होंने शासन किया, कांग्रेस ने क्या किया? कहते हैं कि हमने बहुत कुछ किया, लेकिन उनको केवल निगेटिव ही दिखता है, जो कुछ किया उस सामने दिखता ही नहीं है। इसी प्रकार से जो अभी क्रिप्टो करेंसी, जिसमें लाखों लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैं वित्त मंत्री जी की सराहना करूंगा कि यह कहा गया है कि अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ले आएगी और उस डिजिटल करेंसी के माध्यम से इसी साल जो डिजिटल करेंसी आएगी उसके माध्यम से कहीं से भी किसी भी प्रकार से मोबाइल के माध्यम से भी रुपया एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं।
इस बात की मैं सराहना करता हूं। और जो सेंट्रल बैंक ले आएगा तो वही रेगुलेटेड ही होगा, उस पर लोगों का विश्वास भी होगा, लोगों का भरोसा होगा। बहुत सारे लोगों का जो आज जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनका अता पता नहीं है कि पैसा बचेगा कि रहेगा। जब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ले आएगा तो इससे उनको राहत मिलेगी। सरकार हर बजट में मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, इसके मूल मंत्र को लेकर के चल रही है और उस मूल मंत्र के आधार पे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो यूपीए के समय में 142वां रैंक पे होता था, मोदी जी की नीतियों के कारण, उनके कार्य योजना के कारण, उनकी सोच के कारण केंद्र सरकार की आज 142 से 63वें नंबर पे पहुंच गई है। यह 5 सालों में 79 रैंक की सुधार आई है। और आजादी के अमृत काल में, क्योंकि इस वर्ष अभी हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसके बाद अमृत काल 25 वर्ष का अमृत काल होगा। इस अमृत काल में हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2 को देश लॉन्च करने जा रहा है, जिसके माध्यम से जो ह्यूमन कैपिटल हो, जो फाइनेंस की कैपिटल हो, उसको इफिशिएंट तरीके से कैसे उसके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके, उसके लिए काम होगा। सरकार ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस की ओर बढ़ रही है। हम सबको मालूम है 2016 में जो आईबीसी लाया गया, आईबीसी के माध्यम से कितने अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। लगातार एनपीए कम हो रहा है। एनपीए को जब बढ़ा तो यूपीए के गलत नीतियों के कारण बढ़ा, फोन बैंकिंग के कारण बढ़ा, उसमें एक की टोपी दूसरे पे टोपी घूमती थी, उसके कारण लगातार हमारा एनपीए बढ़ता रहा। आज एनपीए धीरे धीरे कम हो रहा है और आप रिजल्ट देखेंगे तो बैंकों के प्रॉफिट डबल होने शुरू हो गए हैं। सरकार को लगातार बैंकों को पैसा देना पड़ता था, 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर बैंकों को पैसा देना पड़ा, कैपिटल इन्फ्यूजन करना पड़ा। लेकिन अब स्थिति यह है कि बैंक के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, वो अपने पैरों पे खड़ रहे हैं, या मोदी सरकार की पॉलिसीज और नीतियों के कारण ही है। इसको कौन नकार सकता है कि जो पहले कानून पे कानून, कानून पे कानून, इतने कानून आते थे, उन कानूनों में लोग उलझ जाता था, कंपनी चलाना तो बड़ा मुश्किल होता था। 2 वर्षों में 25,000 कंप्लायंसेज, 25,000 कंप्लायंसेज वो कम हुए हैं। और उसके साथ साथ 1486 बहुत बड़ी फिगर है, 1486 यूनियन लॉज को समाप्त कर दिया गया है, जिससे कोई बिजनेस करे सुकून से बिजनेस कर सके, या कोई काम कोई कर सकता है तो मोदी सरकार ही कर सकती है। एमएसएमई के बारे में अभी बोला गया। हम सब जानते हैं कि एमएसएमई अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। 30% से अधिक जो आज एक्सपोर्ट है वो एमएसएमई के माध्यम से ही हो रहा है। इसका लक्ष्य 40% का है। यह हमको नहीं भूलना चाहिए कि सामने वाले बेंच तो गांधी की बात ही करते हैं। गांधी के सिद्धांत, गांधी जी के संकल्प, गांधी जी की विचारधारा को बढ़ाने का काम वह भारतीय जनता पार्टी की हम लोग ही करते हैं, हमारी सरकार ही करती है। तभी तो जो खादी की बिक्री वह 4 गुना बढ़ी है। और वोकल फॉर लोकल का नारा, वोकल फॉर लोकल का अभियान, स्वदेशी को बढ़ावा देने का अभियान, अपने घरेलू उद्योग है उनको बढ़ावा देने का अभियान, इस संकल्प के रूप में अगर कोई इसका आह्वान किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और हम सबके सामने रिजल्ट उसका दिख भी रहा है। एमएसएमई को कर, सभी एमएसएमई बंद हो गई। अरे 1,30,000, 1,30,00,000 एमएसएमई को सरकार ने बिना गारंटी के लोन दिया है। वह 3.5 लाख करोड़ रुपए का लोन जो हमारा एमएसएमई को मिला है, वह इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का लोन वो सरकार ने अपने सर पे बोझ लिया। उन्होंने कहा एमएसएमई की बंद नहीं होने पाएंगे, उनको कोई कष्ट ना हो, उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए,
इसलिए उनकी गारंटी हम लेते हैं और सरकार ने उनकी गारंटी ली और 1,30,000 जो हमारे 1,30,00,000 एमएसएमई को उससे राहत मिली। सामने तो बोल के चिदम्बरम भी चले गए, वो कुछ भी आंकड़े झूठ का पुलिंदा बोल देते हैं, उसके बाद बोल के चले जाते हैं, वो सुनते नहीं। उनको सुनना चाहिए कि एमएसएमई को सरकार ने क्या क्या किया है। इसके साथ क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट उसको भी रिवाइव किया जा रहा है और 2 लाख करोड़ रुपए का लोन, 2 लाख करोड़ रुपए का मदद इस वर्ष उनको दिया जाएगा। यहां तक कि जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अभी कोविड के दौरान वह अभी भी परेशान है, क्योंकि कोरोना की पहली लहर आई, उसके बाद थोड़ा ठीक होने लगा, कोविड की दूसरी लहर आई, फिर वह हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लोगों को परेशानी बढ़ गई। इसलिए उनकी भावनाओं को, उनकी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए यह सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए की फिर से कहा कि एडिशनल हम इमरजेंसी लाइन क्रेडिट गारंटी यह स्कीम उनके लिए ले आ रहे हैं, जिससे उन लोगों को दिक्कत ना हो। सरकार गारंटी लेगी, वह हमारे जो छोटे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लोग हैं उनको दिक्कत है तो उनको दिक्कत नहीं होने देंगे। इसके लिए सरकार की तारीफ करनी चाहिए कि जिस प्रकार से चारों ओर काम किया है, संकट के समय काम किया, कह रहे जॉब कहां मिल रहे। अरे भाई, ये जो पीएलआई स्कीम, 14 पीएलआई स्कीम कौन ले आया? 14 पीएलआई स्कीम मोदी जी ने ले आई। इसके माध्यम से उत्पादकता भी बढ़ रही है। और तो और अप्रैल से दिसंबर तक अगर केवल कपड़ा परिधान के निर्यात में देखेंगे तो पीएलआई में इंसेंटिव देने के माध्यम से हमारा 52% वृद्धि हुई है, 52% की वृद्धि हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक वर्ल्ड बैंक ने भी कहा, वर्ल्ड बैंक ने भी इस बात को कहा कि वर्ल्ड बैंक सेड दैट द ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2022 हैज बीन अपग्रेडेड टू रिफ्लेक्ट एन इंप्रूविंग इन्वेस्टमेंट आउटलुक और in private investment, particularly manufacturing, benefiting from productivity linked incentive scheme and increase in infrastructure investment. यह वर्ल्ड बैंक ने लिखित में स्टेटमेंट दिया है कि भारत का जो विकास हो रहा है उस विकास में पीएलआई का बहुत बड़ा योगदान है और उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसकी वर्ल्ड बैंक ने भी सराहना किया है। तो इनको समझ में नहीं आता कि कितनी अधिक उससे नौकरियां मिलने वाली है। जब प्रधानमंत्री जी ने बता दिया कि जब पीएफ में रजिस्ट्रेशन अगर बढ़ता है, और पीएफ में रजिस्ट्रेशन कोई आंकड़ा जो है ऐसा नहीं कि वो गोलमोल आंकड़ा हो, जब पीएफ में रजिस्ट्रेशन अगर बढ़ता है तो वास्तव में लोगों को नौकरियां मिल रही है कि जा रही है, देखना चाहिए। ये ईपीएफ में रजिस्ट्रेशन जो बढ़ा है, मान्यवर मैं बताना चाहूंगा, इसलिए एमएसएमईज के लगातार उनकी दिक्कतों को कैसे दूर किया जा सके, लगातार सरकार भी काम कर रही है और बजट में भी इसके लिए प्रावधान है। 200 करोड़ रुपए से कम के जो टेंडर है उनको अब ग्लोबल नहीं होंगे, ये सरकार ने अनाउंसमेंट किया। और तो और जो डिफेंस सेक्टर में उसका जो इंपोर्ट है उसमें 58% घरेलू जो उद्योग से लिया जा रहा है उसको 68% किया गया है। इससे किसको लाभ होगा? इससे एमएसएमई सेक्टर को ही लाभ होगा कि डिफेंस सेक्टर में भी इसको किया गया है। हम आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। जब आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा हुई, लोग आंकड़े लगा रहे थे, सोच रहे थे कि मोदी जी आए हैं, वो 5 लाख 10 लाख करोड़ का अधिक से अधिक वो आत्मनिर्भर भारत की पैकेज की घोषणा करेंगे। जब घोषणा की तो 5-10 लाख करोड़ रुपए नहीं, कोरोना के समय 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक घोषणा हुई। 5.5 लाख करोड़ रुपए कोई कल्पना कर सकता है? 5.5 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए खर्च हुआ। अभी अब चिदम्बरम जी बता रहे थे, कहते कि भाई कि वो 6.5 लाख करोड़ रुपए की जो रिवाइज बजट में उसको दिखाया गया, उसमें एयर इंडिया को उसमें जोड़ दिया गया, जो उनको दिया गया वन टाइम राहत।
अब आप बताइए एयर इंडिया में घोटाला कौन किया, किसके समय हुआ, किसके समय एयरक्राफ्ट खरीदी गई, क्यों लॉस में गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसलिए कोई जिम्मेदार है एयर इंडिया के बर्बादी के लिए तो कांग्रेस ही तो जिम्मेदार है। और वन टाइम अगर उनको राहत देते हैं तो कहां जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? वन टाइम तो कुछ जोड़ना पड़ेगा और कहां जाएगा? इसके साथ आज टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर को देख लें हम और केंद्र और प्रदेश को, जब 7.5 लाख करोड़ रुपए अगले साल वर्ष खर्च होंगे, जो 35% पिछले साल से अधिक है, और प्रदेशों का भी जोड़ दे जो केंद्र उनको राहत देने वाला है, तो कुल मिलाकर के 11 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। इसके माध्यम से जो सरकार ने पीएम गति शक्ति के साथ जो इंजन दिए हैं, चाहे रोड हो, रेलवे हो, पोर्ट हो, वाटरवेज हो, हर क्षेत्र में जो विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा और इसके साथ साथ रोजगार भी मिलेगा। पहले हम लोग जाते थे तो देखते थे कि चाइना का किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिंगापुर का इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से बढ़िया है, हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों ठीक नहीं है। यह पीएम गति शक्ति के अंतर्गत जो 7.5 लाख करोड़ रुपए अगले साल खर्च किया जाएगा, उसके माध्यम से भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व स्तरीय होगा, यह हमें पूरा विश्वास है और करोड़ों लोगों को इसके माध्यम से रोजगार भी मिलेगा। इतना सब कुछ होते हुए भी वित्त मंत्री जी की तारीफ करना चाहेंगे कि जो फिजिकल डेफिसिट है, सब कुछ इतना भारी भरकम 49,49,000 करोड़, मतलब 40 लाख करोड़ का बजट देने के बाद भी इसको अपना वित्तीय घाटा को 6.4% पे ही ले आकर के वहीं तक उसको रखा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज जीडीपी की बात कर, जीडीपी की तो सभी भी पूरा देश नहीं, पूरा विश्व के, चाहे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, सभी भारत के विकास की तारीफ कर रहे हैं और सभी यही कह रहे हैं कि भारत विश्व का सबसे तेज विकास से चलने वाली अर्थव्यवस्था है। आईएमएफ ने भी कहा, वर्ल्ड बैंक ने भी कहा, और इस बजट में भी 9.2% की जो जीडीपी की विकास दर की बात कही गई है, हमको लगता है इससे भी तेज विकास होने वाली है जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। मिशन शक्ति, मिशन बासल, सक्षम आंगनबाड़ी, कहने को तो इन लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन इससे लाखों जो महिलाएं हैं, लाखों बच्चे हैं, लाखों आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं, उनको कितना बड़ा लाभ मिलने वाला है। और जो इस बजट में के माध्यम से इसको लागू किया। बस एक मिनट, राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण 25,000 किलोमीटर यह हो रहा है। अंत में मैं एक बात कह के अपनी बात आपके समक्ष समाप्त करना चाहूंगा। इतनी परेशानियों के बीच में भी अर्थव्यवस्था भी तेज गति से चल रही है। भारत की आज विश्व के लोग सराहना भी कर रहे हैं। वो गरीबों को कल्याणकारी योजनाएं उनके घर तक पहुंच रही, 1 रुपए भी उसमें कमीशन नहीं जा रहा है और पूरी अर्थव्यवस्था को संभाला, वैक्सीन भी दिया, सब कुछ। संकट के समय प्रधानमंत्री जी लगातार लोगों से बात करते रहे और लोगों को आर्थिक मदद देते रहे। थोड़ा सा भी उन्होंने एक भी कोर कसर नहीं छोड़ी कि गरीब है, किसान है, इनकी मदद में कोर कसर हो। संकट के समय उन्होंने देशवासियों को बचाने का काम किया, गरीबों को बचाने का काम किया। नए भारत के संकल्प के लिए और हम बढ़ रहे हैं। इसलिए दिनकर की कविता को जरूर मैं कहूंगा। उस दिनकर ने, जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, नव यतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। लगातार विघ्न में रह करके भारत के जो संकट था उसको चुनौती को मान करके उसको अवसर में बदलने का कोई काम कर रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका अभिनंदन और वंदन मैं करता हूं और इस बजट का निर्मला सीतारमण जी ने रखा है उसका समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। द नेक्स्ट स्पीकर वाज Jawahar Sarkar, but Mr. Sarkar, our very senior member Divya Goraji, due to health reason, he wants to go early. Okay. Chair has allowed him 5 to 7 minutes. Okay. Sir, say Divya Goraji, you have 5 to 7 minutes. Chairman said,
I am going to confine myself about linking of rivers. I do not want to discuss about the facts and figures presented by my honorable former finance minister. We worked together in 1996. I was very keenly watching, and I am so happy he has made certain points about the achievements or non-achievements. Sir, because Karnataka is one of the states which is going to suffer very badly, even for the drinking water. That is one of the major issues when the present budget indicates linking of rivers, that is implementation of the Ken Betwaling project at an estimated cost of 44,605 crores will be taken up. This is aimed to providing irrigation benefit for 9.8 lakhs hectares of farmers' land, drinking water supply to 62 lakhs people, and 130 megawatts of hydro power, and 22-23 have been made for this project. And para 37 draft DPR for 5 river links, that is namely Danganga, Punjab, Tepi, Narmada, Godavari, Krishna Pennar, and Pennar Kaveri base. So this is the issue where I have particularly want to know from the government this Krishna Pennar and Pennar Kaveri. So the DPR, draft DPR has been prepared. The point is, when Bachawat Award was given in 1969, I was also one of the person who fought for when the rivers were interlinked. Karnataka is one of the most important states among the interstate river disputes. Kaveri dispute is confined to Tamil Nadu, Kerala, and Pondicherry. I know this. My friends are here. The tribunal award was published in 2007, and I don't want to go back to the merits and demerits of the award, which has also been questioned in the Supreme Court through an SLP, and the Supreme Court also has given the verdict. Now the point is about the drinking water. What my friends are also here, there is nothing to suppress any information. The Supreme Court has given 4.17 consumptive use for the drinking water for Bangalore city. Sir, Bangalore city population was calculated in 2011, the population 85 lakhs. Today, my friends are here. Today the population is in Bangalore alone 130 lakhs population. Sir, 4.75 lakhs of 75 TMC was allocated by the Supreme Court, and I don't want to go back in all details. But only thing is, population is 130 lakhs today.
we are already utilizing out of the whatever the Supreme Court has decided, 284 TMC for Karnataka and 400 TMC to Tamil Nadu. The drinking water problem for the Bangalore city, they say it will not come under the purview of the catchment area. That is why we have not taken into consideration to allocate for the drinking water 1/3 Bangalore city. So that is the problem. So while the rivers are going to link, earlier Mahanadi to Kaveri, that was K.L. Rao's period. I don't want to go to all those decisions. But one thing now, my friends, also, I am draw their attention, make it also one of the issue. Now, sir, this when Thiru Karunanidhi, late Karunanidhi, was supporting the United UF government, where I was the Prime Minister for 11 months, I discussed with late Karunanidhi, sir, the government of India itself is going to fund, and we will construct, by the union government itself will construct the project, and whenever there is any shortage to Tamil Nadu, we don't want to come in the way of the flow, we will allow the water. When the Tamil Nadu is not required, we will use the water for drinking purpose, and some portion may be utilized for power generation. This was the discussion which I had with late Karunanidhi, but he has not accepted because the dispute. I don't want to tell anything lie. In my life, I will never. Because we are all brothers. There is nothing to suppress. And now whatever happened. He has not accepted. And the issue was also one of the points raised by Karnataka in the tribunal. The tribunal has not said anything, whether construct or not to construct. They have kept silent. That is the position. And Karnataka today, we have trying our best to convince the union government to construct this project on our own. There is nothing to be shared, the cost is shared by Tamil Nadu. But even here, just I will sit, sir. Mr. Siva. Consent of the riparian states. That was the agreement. Any new dam, if it has been to be constructed by it should be with the consent of the riparian states. Mr. Siva, you can sit with him and... I am not going to suppress anything. Please, sir. I have to give an explanation. Please, sir, have some sympathy for the drinking water. Sympathy. I know Karunanidhi has constructed, has sanctioned nearly at that time 2,000 crores for drinking waters for 6 districts. It has been drawn from Hogenkal. I have personally gone there. How union government is not going to support because we have no political strength. Let us be honest, including the former finance seeing all the 39 MPs stood up and they went to the well. Sir, at that time I am alone, single-handed. This house, I am coming here, this house should at least let me speak and explain. Ultimately, the majority will have their own say. I don't want to come in the way. Sir, the point is, drinking water is a fundamental
thing, sir. Nobody is going to, even Madam Gandhi, there was I was one of the subcommittee as chairman. Sir, you are unable to take a decision about how best we can bring all the states together to agree for at least drinking water when we interlink the rivers. So there is, I don't want to go back to the past history. So the only point is, now we want to construct this Meghalaya. Have you finished, sir? Yeah, another 4 or 5 minutes, sir. I will close. Now, drinking water, yes, sir. To overcome this crisis, drinking water problem, Government of Karnataka has proposed to construct Meghalaya project at the border point with a total storage capacity 67 TMC. This is purely drinking water supply project with an incidental power generation of 650 megawatt with an installed capacity of 400 megawatts. Sir, just we have prepared the DPR and it has been sent to Government of India earlier 2019. So Government of India still not taken because you are objecting. Naturally, they have not taken an objection. We are trying our best. Union government is not clear. As soon as the pre-feasibility report had been cleared by the Central Water Commission in November 2018, Tamil Nadu challenged. I know this. Sir, this is an issue where we are struggling to construct this. There was so much of agitation going on in Karnataka only for Bangalore city drinking water purpose. Sir, how can 4.75 TMC? We are using 50 TMC today. What the allocation made for irrigation purpose, out of that itself we are using 50 TMC for drinking water. We can't have anything in 4.75 TMC for 130 lakhs people. This is the fate of Karnataka. Sir, now only with your permission I will raise this issue. And you can also have your say. There is nothing. Now, linking river is a major issue. But Tamil Nadu, they are all very vocal people fighting the battle. And the issue of this Karyavahi issue, both DMC and DMK will come together to fight. I know this. Now BJP on one side, Congress on the other side. I am alone. What can I do? This is the position. I was watching the Prime Minister's speech. Even if I join your party, you will not allow for this drinking Karyavahi water. I know that because it is a battle I am fighting from last 50 years. Sir, now how Tamil Nadu is so clever to use the tribunal award was, yes, it is not to divert and take it to the non-area which is dry area. You can't divert it. That is the award of the tribunal. Now only to delta irrigation, all these things, I know what tribunal has ordered. The point is now they are diverting to other dry area in the name of diversion. Sir, please. The Karyavahi Vigal Gundu link project
and lifting water from Mettur to the benefit of Salem district in the guise of drinking water, it is no moral right to object, Michael. I only... Thank you, sir. Thank you. You are clever. You are... No, please. You fought the battle. Our area, including the delta area, you fought so much. I know that. Delta irrigation, and you have 3 crops, all these things I don't want to now go on debating. So drinking water. Yes, sir. Thank you. Mrs. Shiva, please don't disturb. Please don't. I will... Let him finish. Let him finish your... Don't disturb. This same finance... He likes the same finance... finance... No. If I tell lie, you just counter it. In Karnanidhi Saab, from Hagankal, 6 districts, 2,000 crores government of India provided, sir. We are helpless. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹುಬ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಯಾರು ಗುರುತಿಸೋರಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಓಡೋಗಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಭಾಷಣನೂ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದೆ ನಾನು. ನನ್ನೊಂದು ಓಟಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಿತಿ? ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಲಿ 3 MPs ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮದ್ಯಾರು 3 MPs ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೇನು ನಡೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿರಿಯಪ್ಪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೀವು ಮಾಡಿವ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಿಂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಆದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ ಸರ್, ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಿ ಆನರಬಲ್ ಮೈ ಕೊಲೀಗ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಮಚ್. Sir, only one point about this drinking water issue I mentioned. Sir, what is going on in Karnataka? Now so much of agitation, demonstration by the Congress friends. But what to do? Tell me. You can't. Sir, another... my responsibility is to raise the issue concerning the state, not on the basis of the political consideration. Sir, only 2 points. Sir. Upper Bhadra project, the revised estimate amounting to 21,433 crores has been administratively approved by the government of Karnataka in December 2020. The proposal is to utilize 29.9 TMC water to irrigate 2.25 lakhs hectares in Chikmagalur, Chitradurga, Tumkur and Davangere districts in Karnataka. It also proposed to fill up 367 tanks. Okay. This project, no objection. Please conclude. Sir, I only don't have pray time. through don't you. Have time. The government, no, I am not an expert. More than the allotted time. I am an ordinary member here. I am not claiming on that. I don't want to claim all those past history. The expenditure, so far an expenditure, 5,000 crores Karnataka government, without resources they are struggling. It's the BJP government. I am not going to call the next speaker, for sir, BJP government, for the people of that area. 5,000 crores we have spent. Till today, the government of India has not responded to declare this as a national project. Upper Krishna case, the stage 3, that was also submitted to national project to declare. Thank you. Both these issues are pending. The floor leader is sitting here, Mr. Goel. You are the floor leader. At least convey this to the Prime Minister and the irrigation
I'm sorry, I'll have to call the next speaker. And Finance Ministry